नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मोदी जी की जो सरकार है वो चाहती ये है कि जितने मामलात हैं सब पर कब्जा हो जाए, सब कुछ उसके हिसाब से हो। चुनाव आयुक्त उन्होंने अपने हिसाब से बना ही लिया, बाकायदा नियम था, नियम बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर किया और अब चुनाव आयुक्त वही बनता है, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही बनता है जिसको सरकार चाहती है। नतीजा जिस तरह का चुनाव हो रहा है, जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह के धांधली का आरोप लग रहा है, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सीबीआई और ईडी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो भी बताना आपके लिए बेकार है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर चुनाव के पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ये सब एक्टिव हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। कितने सारे लोगों ने पार्टी बदल ली, कितना कुछ हो गया इसी सीबीआई ईडी के खेल से। अब बचा हुआ है कोर्ट, और उसमें भी खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपने मनपसंद जज भर पाना सरकार के लिए आसान काम नहीं होता है, इसीलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे फैसले आ जाते हैं जो सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने वाले होते हैं। इसी का खेल करने के लिए, इसी को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए 2021 का ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लाया गया था। ट्रिब्यून क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो भी कोर्ट के ही होते हैं, इसमें भी जज ही नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इसमें आप समझ लीजिए थोड़ी फास्ट ट्रैक कार्रवाई होती है, स्पेशलिस्ट टाइप की कार्रवाई होती है। मान लीजिए कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है तो उसकी कार्रवाई होगी। ऐसे ही याद दिला दूं कि भगत सिंह की फांसी वाला जब मुकदमा चल रहा था तो फटाफट भगत सिंह को फांसी देने के लिए अंग्रेजों ने भी ट्रिब्यूनल बनाया था, ताकि तुरंत तुरंत उनको फांसी दी जा सके। अपने यहां गवर्नमेंट उन ट्रिब्यूनल्स को रेगुलराइज करने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लेकर आई थी, और हुआ ये कि ये मामला पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट में पहली बार तो ये अध्यादेश के जरिए जब लाया गया था, बिना किसी बहुमत के अध्यादेश के जरिए लाया गया था, तब भी कोर्ट ने इसको रद्द किया था। और इस बार ये संसद से बाकायदा राज्यसभा लोकसभा से पास करा के कानून बना, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के जो सिद्धांत हैं उनका पालन नहीं करता है और सरकार कोर्ट के काम में दखल देना चाहती है। अब सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि कोर्ट बड़ी बिजी रहती है, इसलिए बहुत सारे मामलों में जल्दी फैसला नहीं आ पाता है, तो इन मामलों में जल्दी, तेज और सही फैसला लाने के लिए हम ट्रिब्यूनल लेकर आ रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस ट्रिब्यूनल में जज कौन होंगे, उनकी नियुक्ति सरकार करती, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। रिटायर्ड जज इसमें हो सकते थे, सिटिंग जज हो सकते थे, लेकिन अपने मनपसंद के जजों के ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार चाहती थी सरकार। इस बात को आप समझिए। मान लीजिए अडानी जी के खिलाफ कोई केस हो गया कि इन्होंने पैसों की गड़बड़ की है, तो अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, किस जज की बेंच पे जाएगा, ये होगा वो होगा। सरकार चाहती है कि फटाफट अडानी जी को मुक्ति मिले, तो अपने मन पसंदीदा एक या दो या तीन जज का एक ट्रिब्यूनल बना देगी और उस ट्रिब्यूनल में फटाफट वो केस डाल देगी, और उसका फैसला क्या आएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि मान लीजिए किसी मामले में वो चाहती है, कोई विरोधी आदमी है, कोई विपक्षी आदमी है, उसको फटाफट जेल पहुंचाना, वहां पे भी यही होगा। अपनी पसंद का ट्रिब्यूनल बनाइए और ट्रिब्यूनल बना के फटाफट फैसला करवा दीजिए। जैसे अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी पर चढ़वा दिया था, वैसे ही आप भी अपने दुश्मनों को फांसी पर चढ़वा दीजिए। यह सरकार की नीयत थी, इस वजह से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को लागू किया गया था और इस वजह से नया ट्रिब्यूनल बनाकर न्याय करने का एक नया तरीका निकाला गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक खिड़की निकाली गई थी जहां से सरकार अपने हिसाब से फैसले करवा सके। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसमें कहा है कि सरकार न्यायपालिका के काम में दखल दे रही है और संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है। इसके अलावा सरकार के इस रवैये पर कड़ी आपत्ति भी जताई कि हम जो डायरेक्टिव्स दे रहे हैं उनका बार बार पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने पहले ही कई फैसलों में तय कर दिया था, उसके बावजूद इस तरह का तरीका निकालने की कोशिश की नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मतलब बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी तानाशाह की तरह हर संस्था पर कब्जा करना चाहती है।
और वो संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं ये भी अगर समझना हो तो आज सुप्रीम कोर्ट का सेबी के ऊपर जो टिप्पणियां आई हैं, सेबी को लेकर जो फैसला आया है, सेबी को लेकर जो डायरेक्शन आया है, उसको देखना चाहिए। दरअसल आप सब लोगों ने नाम सुना होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका नाम अब सम्मान कैपिटल कर दिया गया है। नागरिकों की एक संस्था है सिटीजन्स विसल ब्लोअर फोरम। इसने आरोप लगाया कि इंडिया बुल्स ने गंभीर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की हैं, पैसे की गड़बड़ी की है, फंड की हेराफेरी राउंड ट्रिपिंग की है और पैसे का गबन किया है, और डिमांड की कि एसआईटी बनाई जाए। जब कोर्ट ने इस मामले की जांच की तो है ये कि इस तरह की किसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी है वो है सेबी की। सेबी वही है जिसकी जो चीफ थी मैडम, आपको याद होगा, उनके ऊपर अडानी की मदद का आरोप लगा था। उनके खिलाफ केस हुआ, वो कोर्ट में आई तक नहीं, उसके बाद केस खारिज भी हो गया। वो कहां है किसी को नहीं पता और उस मामले में उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये वही सेबी है, मैंने कहा जिनको ना पता हो उनको याद दिला दूं। जज साहब ने, जस्टिस सूर्यकांत जो हमारे अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने टिप्पणी की कि जब संपत्ति बेचनी होती है, किसी की संपत्ति जब्त की जाती है और बेचनी होती है, तो सेबी आके कहता है कि केवल उसके पास अधिकार है, वही संपत्ति बेच सकता है। और यह भी टिप्पणी की कि औने पौने दाम पर संपत्ति बेची जाती है, इसकी भी जांच की जरूरत है। लेकिन साथ में यह कहा कि जब गंभीर मामलों के जांच की बात आती है तो पीछे हट जाता है और कहता है हमारे पास पावर नहीं है। तो उसने पूछा, कोर्ट ने पूछा, जस्टिस सूर्यकांत जी ने पूछा कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं, अगर आपके पास कार्रवाई करने की ताकत ही नहीं है। असल में उन्होंने ये कहा, उनका जो सीधा सीधा इशारा था वो ये था कि जहां बिग फिश होते हैं, जहां इंडिया बुल्स जैसे संस्थान होते हैं, वहां सेबी कार्रवाई नहीं करती। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि 30 करोड़ की संपत्ति अगर सेबी कुछ लाख में बेच देता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, यह भी जांच के दायरे में आना चाहिए। सीबीआई को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और जो भारत सरकार का कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके ऊपर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई इतना दोस्ताना रवैया कैसे अपना रही है, जो लोग गलतियां कर रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पकड़ी जा रही है, उनके साथ इतना दोस्ताना रवैया क्यों अपना रहे हैं, और खास तौर पर तब जब पब्लिक मनी का जबरदस्त दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी छोड़ो, अगर 10% आरोप भी सही हैं तो बड़े पैमाने पर संदिग्ध लेन देन हुए हैं। शक पैदा होते ही एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। एफआईआर से ही जो दूसरी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, एसएफआईओ हो, सेबी हो, ये अपनी जांच मजबूत कर सकती हैं। और हमारी मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है, जिसका काम कारपोरेट्स की देख रेख करना है, कारपोरेट्स के कंट्रोल का काम है, जिसका वो कैसे काम कर रही है, उस पर आप उनकी टिप्पणी सुनिए कि कारपोरेट अफेयर्स के सामने मामला आया था 100 उल्लंघनों का, यानी 100 मामलों में नियम तोड़े गए और 2 दिन में ही मामला बंद कर दिया गया, कंपाउंडिंग में डाल दिया गया। इस पर भी जज साहब ने गंभीर सवाल उठाए और वही कहा कि जहां इतनी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, वहां आप इतना दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अब आप याद कीजिए कि कुछ मामलों में, खास तौर पर जब विपक्ष का मामला जुड़ा होता है, तो यही एजेंसियां किस लेवल पर जाकर जांच करती हैं। आप मोहतरम आजम खान का याद कीजिए, आप 2 पैन कार्ड के मामले में उठाकर उनको फिर से जेल में भेज दिया। भैंस चोरी, क्या क्या क्या, यानी जिसको फंसाना होता है उसके लिए तो कानून की हर धारा का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और जहां ये बिग फिश है, जहां हजारों करोड़ रुपए के गबन का मामला होता है, वहां 100 बार नियम तोड़े गए और सबको एक ही में कंपाउंड कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए। क्यों बचा रही हैं इतनी बड़ी कंपनियों को अपनी सरकार, मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि करोड़पतियों और अरबपतियों के पास ऐसा क्या होता है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने ऊपर लगने वाले आरोपों से बच जाते हैं और जिसकी वजह से सरकार जो है
वो उनके साथ दोस्ताना रवैया अपनाती है। आप सोचिए, इसमें जो मूल मामला है, जो बेसिक मामला है, जज साहब ने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। प्रेडिकेट ऑफेंस जिसको हम कहते हैं, मूल मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। लेकिन उसके ऊपर अभी तक ईडी ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। जो ईडी जरा जरा से मामलों पर विपक्ष के नेताओं और बाकियों के ऊपर एफआईआर और क्या क्या दर्ज कर देती है, छापा डाल देती है, घर घर चेक कर लेती है, वो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के इतने बड़े मामले पर खामोश बैठी है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब यह निकाला जाए कि या तो ईडी से कहा गया है कि भाई ये अपने हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है, या इंडिया बुल्स वालों ने इतना पैसा दिया है कि जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर इसमें कहीं किसी ऐसे आदमी का पैसा तो नहीं लगा है जो सरकार के बहुत करीबी है और जिसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। ये सारे सवाल कोर्ट में खड़े हुए हैं। अब आगे देखना है कि कोर्ट से क्या होता है। फिलहाल सीबीआई से नया एफिडेविट मांगा गया है, क्योंकि ईडी को कहा गया है कि सीबीआई को एक डिटेल्ड शिकायत पत्र दे, एक डिटेल्ड चार्जशीट तैयार करे। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो सारी एजेंसियों के सीनियर ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको यह निर्देश दिया गया है कि ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है उसके एक सीनियर ऑफिसर्स के साथ रिकॉर्ड पेश करेंगे। ये ऑफिसर बताएंगे कि ईडी की शिकायत होने के बावजूद क्यों यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ, यानी अपराध होने के बावजूद इसको अपराध क्यों नहीं माना दिल्ली पुलिस ने। इस पर भी डिटेल मांगी है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके बाद मामला गोल गोल घूमेगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कड़ी बातों तक रहेगा या कड़ी सजा भी देगा, ये तो हम आगे देखेंगे। जहां बिना सजा के सजा चल रही है, उमर खालिद का मामला है। आज फिर कोर्ट में सुनवाई थी जमानत की, कल फिर होगी। लगातार सुनवाई चल रही है। मैं तो कहूंगा कि इतने बुरे वक्त में कम से कम यही अच्छा है कि सुनवाई चल रही है, वरना तो इतने साल तक सुनवाई ही नहीं चल रही थी। सुनवाई को अगर आप पूरा देखेंगे तो बहुत साफ नजर आता है कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ है नहीं, कोई खास सबूत नहीं है, लेकिन कैसे भी वो उनकी गिरफ्तारी को लंबा खींचना चाहती है। 5 साल हो गए हैं, 5 साल से सबूत इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। उसके बावजूद उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी और बाकी लोगों को लगातार जेल में रखने की कोशिश कर रही है सरकार। अब सुप्रीम कोर्ट इनकी ही दलीलों को मान के जेल बढ़ाती जाएगी या फिर जमानत देगी, ये तो आगे क्लियर होगा जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आएगा। एक और मामला है जो आज सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट का दिन बड़ा हैपनिंग रहा। आपको पता है कि राज्यपाल लोग जो विधानसभा के बिलों को महीनों महीनों, सालों सालों रखते हैं सिर्फ विपक्ष वाले राज्यों में। जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो बिल पास होता है और उसी दिन साइन हो जाता है। लेकिन तमिलनाडु का यह मामला था जहां से बात आगे बढ़ी थी, जहां एक बिल पास हो गया था और उसको महीनों लटका कर रखा था राज्यपाल ने। वहां से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट लगातार यह बात कह रहा था कि इतने दिन तक नहीं रखना चाहिए। सरकार का यह कहना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया है, जिसको केंद्र सरकार की जीत कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि कानूनी तौर पर वो जबरदस्ती नहीं कर सकता कि इतने ही दिन में आपको बिल पास कर देना है, लेकिन कहा यह है कि निश्चित समय सीमा भले न निर्धारित हो, राज्यपाल और राष्ट्रपति को बहुत लंबे समय तक बिल लटका के नहीं रखा जाना चाहिए। अब जाहिर है कोर्ट की डायरेक्टिव है ये, और कोर्ट के डायरेक्टिव मानने के लिए सरकारें मजबूर नहीं है। इसलिए जैसे पहले खेल चल रहा था वैसे ही खेल चलता रहेगा। सरकारें जैसे चाहेंगी, मोदी जी चाहेंगे तो राज्यपाल लोग पास करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं पास करेंगे। राष्ट्रपति की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की चुनी हुई राष्ट्रपति हैं, तो यहां के बिल तो नहीं लटकेंगे। लेकिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं उनको काम न करने देने में मदद मिलेगी इस फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे हाथ में है नहीं, जो कानून है उसके हिसाब से हम कोई डायरेक्टिव दे नहीं सकते हैं। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि मान लीजिए कोई राज्य सरकार एक बिल पास करती है अपनी जनता के भलाई के लिए और 1.5 साल 2 साल तक उसको राज्यपाल लटका के रखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक लाइन में है कि वो राज्यों को काम नहीं करने देना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन हलचल भरा रहा है और पहला जो फैसला आया है ट्रिब्यूनल्स को लेकर वो बहुत शानदार फैसला है।
इसके बाद जो सरकार है वो कानून को उस तरह से अपने हाथ में नहीं ले पाएगी। दूसरा जो जिसका मैंने जिक्र किया सीबीआई वाले का, इंडिया बुल्स के मामले में बहुत कड़ी लताड़ लगी है और ये लताड़ सीधे कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री तक पहुंची है, सेबी तक पहुंची है, सीबीआई ईडी तक पहुंची है और दिल्ली पुलिस तक भी पहुंची है। और आखिरी मामला जो राज्यपालों के बिल लटकाने का मामला था, उस मामले में कोई फैसला नहीं आया है, मतलब उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन डायरेक्टिव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आज भी हम सबके लिए एक उम्मीद का मामला है, इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उमर खालिद और बाकी लोगों को जमानत के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी सही, पॉजिटिव और संविधान के अनुसार फैसला देगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।